हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एकॉस्टिक्स में आगे के कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस हैं उनको करेंगे। पिछले वीडियोस में हम 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, फाइबर इत्यादि से ढकते हैं। इसका उद्देश्य होता है, पहला है निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना और ऑडिटोरियम की आग से सुरक्षा करना। तो देखिए, हमने एकॉस्टिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इन चीज़ों को लगाने से, दीवार पे लगाने से जब साउंड आती है तो वो ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि परावर्तित जो ध्वनि है वो कम हो जाती है और इस वजह से जो है कमरे में अनुरणन जो होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। और साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड साउंड जब नहीं निकलेगी, परावर्तित ध्वनि नहीं निकलेगी तो प्रतिध्वनि भी नहीं उत्पन्न होंगी। तो ऐसा है, निर्माण की लागत को कम करना, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि एक्चुअली जो है इन चीज़ों की कॉस्ट तो और ज़्यादा हो जाती है। ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, सुंदर भी दिखते हैं लेकिन मेन पर्पज़ ये नहीं होता है। और ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, ये ऑप्शन सही है। आग से सुरक्षा करना ये भी सही नहीं है, क्योंकि दीवारें अगर सीमेंट की होंगी तो कम तेज़ी से आग पकड़ेंगी और अगर आप उसमें जो है वो कालीन फाइबर वगैरह बिछा देंगे तो ज़्यादा ही आग पकड़ेगी। तो इसलिए तीन ये ऑप्शन जो हैं इनकरेक्ट हैं। ये जो प्रतिध्वनि वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? 56 फीट, 22.4 फीट, 28 फीट और 100 फीट। ये 22.4 या 24 कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, प्रतिध्वनि के लिए जो बेसिक कंडीशन है हमने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया है, एक तो टाइम वाइज होती है और एक डिस्टेंस वाइज होती है। 1/10 सेकेंड के बाद अगर कोई ध्वनि आती है हमारे कानों में दोबारा से तो वो प्रतिध्वनि बन जाती है। और डिस्टेंस वाइज इसी को जब हमने कैलकुलेट किया था लगभग 17 मीटर आया था। तो यहाँ पे देखिए, मीटर में तो ऑप्शन दिया नहीं है। अब आप ये मान के चलिए हल्का सा 1 मीटर = 3 फीट से कुछ ज़्यादा होता है। तो अगर हम 17 मीटर करेंगे तो 17 तियाँ 51, यानी कि 51 मीटर से कुछ ज़्यादा, यानी कि आपका 51 फीट से कुछ ज़्यादा, यानी कि 56 फीट। ये आपका ऑप्शन सही है। ये चाहे 22.4 हो या 224 हो, कुछ भी हो, 100, 28, सब ये नहीं है सही। ये 51 से कुछ ज़्यादा यानी कि 56 फीट जो है वो आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन 56 फीट को टिक करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश डैश के कारण उत्पन्न होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है लेकिन है मल्टीपल चॉइस में। तो तरंगों के अपवर्तन या विवर्तन, परावर्तन, अवशोषण किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए, प्रतिध्वनि का जो कंसेप्ट है हमने बताया था कि सोर्स है और उससे साउंड चलती है, फिर ये परावर्तित होकर लौटती है और सुनाई देती है, और अगर 1/10 सेकेंड के बाद ये सुनाई दे तो उस केस में प्रतिध्वनि बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ध्वनि का परावर्तन हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो सी है यहाँ पे, वो ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा। तो देखिए, सोनार का यूज़ जो है हमने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया है कि ज़्यादातर पानी में जो है वो कोई और वेव्स नहीं चल पाती हैं ज़्यादा दूर तक, तो वहाँ पर जो है पराश्रव्य तरंगें ज़्यादा दूर तक चली जाती हैं। तो देखिए, कौन सा इसमें आदमी है जो पानी में काम करता है? तो देखिए, 9 संचालक जो है वो हैं। और मैंने आपको एक मूवी गाजी अटैक के बारे में भी बताया था, के मेनन की बहुत अच्छी फिल्म है। तो उसमें भी जो है वो आपने देखा होगा कि सबमरीन के अंदर जो है वो रहते हैं, समुद्र के अंदर वो, और वहाँ से जो है वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी पनडुब्बी रहती है, उसके ऊपर अटैक वगैरह करते हैं। तो वहाँ भी सोनार की हेल्प से वो उसकी लोकेशन वगैरह को पता करते हैं, फिर बम फेंकते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, यानी कि 9 संचालकों द्वारा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण। तो देखिए, स्टेथोस्कोप में क्या होता है कि एक ये इस तरह से डिस्क टाइप से होती है और पीछे इसके जो है वो ट्यूब रहती है जिसको डॉक्टर अपने कान में लगाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ध्वनि इसमें आती है वो परावर्तित होते 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 इधर से ऐसे ऐसे करके, और तब डॉक्टर के कान में जो है वो चली जाती है। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो परावर्तन है वो ऑप्शन हमारा
सही होगा। इसके साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता दूं कि स्टेथोस्कोप जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिस डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, उस डॉक्टर के स्टेथोस्कोप डिस्कवर करने से पहले लोग क्या करते थे कि डॉक्टर, जैसे ये आदमी है और डॉक्टर को इसका हार्ट बीट सुननी है, तो उसके लिए उस स्टेथोस्कोप के डिस्कवर होने से पहले वो यहीं पर अपना कान रख करके और सीने पे कान रख करके और तब उसके धड़कन जो है वो सुना करते थे। तो इसमें अब एक डॉक्टर था जिसे कि ये एक चीज़ महिलाओं के साथ करने में थोड़ा सा शर्म महसूस होती थी, तो इस वजह से जो है उसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया कि बिना किसी फिजिकल टच के, बिना मरीज के पास जा करके और हम दूर से ही और उसके हार्ट बीट को सुन सकें। तो इसलिए स्टेथोस्कोप जिस डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, उसका डिस्कवर करने का कारण केवल ये शर्म थी। क्वेश्चन नंबर 46 से देखिए, अनुरणन काल तथा कक्ष के आयतन के बीच में संबंध किसने बताया था? डॉपलर ने, सेबाइन ने, न्यूटन ने, लैप्लास ने। तो आपने पढ़ा है कि अनुरणन काल कक्ष के आयतन, इसमें जो T = 0.165 और V/A ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें जो ये रिलेशन है पूरा, ये सेबाइन फॉर्मूला के नाम से फेमस है। सेबाइन को असल में SABINE होता है, कभी कभी इसको सेबिन भी कह दिया जाता है, तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर D है, ऑप्शन नंबर B सेबाइन, ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए, गूंजहीन हॉल, डेड हॉल का अनुरणन काल होता है। तो डेड हॉल हमने थ्योरी क्लासेस में भी आपको बताया है, साउंड डेड हो जाना मतलब उसका जरा सा भी अनुरणन आपको नहीं आएगा, तो यानी कि अनुरणन काल जो है वो आपका 0 हो जाएगा। गूंजेगी ही नहीं आवाज़, जितने टाइम तक गूंजती है वही अनुरणन काल कहलाता है। जब गूंजेगी ही नहीं आवाज़ तो टाइम, इसका मतलब अनुरणन काल उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आपको जो है 0 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो A है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो A है 0, ये सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यतिकरण के कारण, विवर्तन के कारण। तो देखिए रेडियो के अंदर हमने आपको पहले भी बताया है, अध्यारोपण के सिद्धांत में ये चीज़ बताई है कि यहाँ पर एक टैंक सर्किट होता है रेडियो के अंदर, जिसकी आवृत्ति जो है 1/2 पाई √1/LC ये होती है। इसमें से ये C जो धारिता है, संधारित्र जो होता है, उसकी धारिता को वेरिएबल कर दिया जाता है। और अब वेरी करने के लिए हम जब घुंडी घुमाते हैं, तो घुंडी घुमाने का मतलब है आप इस सर्किट में C को बदलते हैं, तो C आपका कैपेसिटेंस वेरी करती है, तो उससे जो है हमारे रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर जाती है, और जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ ये मैच कर जाती है उसी के साथ अनुनाद होने लगता है, और वो उसके सिग्नल बढ़ जाते हैं और वही आवाज़ हमें सुनाई देने लगती है। जब हम घुंडी फिर से घुमाएंगे, C फिर से बदलेगा, C बदलेगा तो इस मामले से F बदलेगा, यानी कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल गई, यानी कि वो किसी दूसरे स्टेशन के साथ अगर मैच कर गई तो दूसरे स्टेशन की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। तो इस हिसाब से हम एक्चुअली घुंडी घुमाने का मतलब C बदलना होता है, धारिता बदलनी होती है, और उससे जो है रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती है, और डिफरेंट चैनल्स के साथ, डिफरेंट रेडियो स्टेशंस के साथ अनुनाद होता रहता है, और हमें विभिन्न स्टेशन सुनाई देते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुनाद, विस्पंद, व्यतिकरण, विवर्तन, इसमें से जो अनुनाद ऑप्शन है यानी कि A पार्ट जो है वो सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। समस्वरण स्टेशन मतलब आपको ने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को चैनल की फ्रीक्वेंसी के सेम करके और फिर उसकी आवाज़ को सुनना है, यानी कि एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन का ही दूसरा रूप है। अनुनाद, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैंने पहले भी बताया आपको, इसके अंदर रेडियो के अंदर जो है टैंक सर्किट होता है, और उससे हम फ्रीक्वेंसी उसकी बदल करके स्टेशन से मैच करा लेते हैं, और अनुनाद की वजह से फिर हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये घटना अगर आपको डिटेल में चाहिए इसके बारे में, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि किस प्रकार से रेडियो का जो है वो समस्वरण होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो A है, अनुनाद, वो सही माना जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ECG, EEG, एक्सरे। तो देखिए आपने सोनोग्राफी जो सुना होगा, ये एक्चुअली अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी एक ही नाम होते हैं, और अल्ट्रासाउंड, साउंड से भी मतलब आपको आ रहा होगा, अल्ट्रासाउंड मतलब पराश्रव्य तरंगें, ठीक है ना। तो पराश्रव्य तरंग ध्वनि का उपयोग जो है वो सोनोग्राफी में किया जाता है, यानी कि जो डेली लाइफ में हम अल्ट्रासाउंड वगैरह निकालते हैं उसमें किया जाता है। तो इसलिए इसमें हमारा जो A ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा,
तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एकॉस्टिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन इसमें और सॉल्व कर लिए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है क्वेश्चन समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हमें बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का प्रचार करने से ही वो फैलता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ इस चैनल पर रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस अपने आप तक पहुँच सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।